हेलो एवरीवन, आई एम नवदीप एंड यू आर वाचिंग स्वयं प्राइवेट क्लासेस। और हम मिल्क साइंस की हमने दो क्लासेस कर ली हैं। पहली क्लास के अंदर हमने मिल्क की जो भी हिस्ट्री है या उसके रेट्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखे थे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन और मिल्क का कंपोजिशन देखा था। सेकंड क्लास जो थी उसके अंदर हम लोगों ने एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क यील्ड और मिल्क का कंपोजिशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सब फैक्टर्स कवर किए थे। साथ में हमने सोर्सेज ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन वगैरह ये टॉपिक जो है शुरू किया था। तो हमने बात करी थी कि जो है अडर जो होता है, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जब मिल्क प्रोड्यूस होता है तो वो बिल्कुल स्टराइल होता है। पर जैसे ही वो वाया जो अपनी स्ट्रीक कैनाल है या टीट कैनाल है उससे जब वो बाहर आता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके अंदर कुछ हद तक जो है बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते हैं। तो मिल्क के अंदर जो है बैक्टीरियल काउंट हमें देखने को मिलता है। तो उसी बैक्टीरियल काउंट या उसी सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। कुछ हिस्सा हमने कवर कर लिया था, कुछ करने वाले हैं। तो ये हमने कवर कर लिया सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क। मिल्क एट टाइम ऑफ सिक्रीशन इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल स्टराइल होता है मिल्क जब बनता है तब। पर जैसे ही वो काऊ के टीट कैनाल से बाहर आता है तो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आ जाते हैं। ये माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आ सकते हैं? या तो उसका जो बेड होता है, बेडिंग मटेरियल है, यानी कि ठान वगैरह जो भी होता है वहां से आ सकते हैं, या उसके एनिमल का जो बॉडी कोट होता है यानी कि उसकी जो चमड़ी होती है वहां से, या फिर हम जो भी बर्तन वगैरह यूज करते हैं उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वहां से, उसके खाने से, वहां पर पड़ा हुआ गोबर है वहां से, या फिर जो है मिल्क जो निकाल रहा है जो मिल्क मैन है, या फिर जो मिल्किंग जो एनिमल की जो मिल्किंग जो आदमी कर रहा है उसके थ्रू भी जो है मिल्क के अंदर जो है कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम हेल्दी एनिमल से हम मिल्क निकालते हैं तो उसके अंदर हमें माइक्रोकोकाई, लैक्टोकोकाई और कॉर्नेबैक्टीरियम जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो देखने को मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अनहेल्दी काउ से भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मिल्क के अंदर आ सकते हैं, या मिल्कर से भी यानी कि जो दूध निकालने वाला है उससे भी आ सकते हैं। तो अनहेल्दी काउ से जैसे लिस्टीरिया हो गया, या स्टेफलोकोकस ऑरियस हो गया, या कुछ पैथोजेनिक हैं जैसे कि ई कोलाई, इस्केरिया, या आप देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, इकोलाई जिसे हम बोलते हैं, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिससे ट्यूबी टीबी जिससे होती है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है किसी बीमारी के कारण। मतलब अगर एनिमल इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से तो वो वाला जो बैक्टीरिया है या वो जो भी पैथोजन है वो मिल्क के थ्रू मिल्क के अंदर जो है आ सकता है। इसके अलावा ब्रूसेला, साल्मोनेला, सिगेला, कोर्नेबैक्टीरियम वायरसेस और रिकेट्स, ये सब में जो मिल्क के अंदर इनका कुछ है कंटामिनेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट मोल्ड्स, मोल्ड्स की बात करी थी कि हमने, इसके अलावा जो एनिमल अगर कोई भी मोल्ड खाता है तो उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी मिल्क के थ्रू जो है आ सकते हैं। और वो जो माइको मोल्ड से, मोल्ड मतलब कि फंगस, फंगस से जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइकोटॉक्सिन्स। तो ये माइकोटॉक्सिन्स ऐसे होते हैं कि ये अगर हम पास्चुराइजेशन वगैरह करेंगे तो भी ये इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो है ह्यूमन बींग जो भी उस दूध को कंज्यूम करेगा उसके अंदर जो है बीमारियां या मतलब कोई भी हेल्थ हैजार्ड हमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मली कौन से मोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं? एस्परगिलस, फुजेरियम और पेनिसिलियम। तो मेन स्पॉइलेज, जो स्पॉइलेज का मतलब क्या है बताओ? अनिल या नवीन में से कोई भी बताओ, स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है? खराब होना। हाँ, तो मेन जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका जो है मोडस ऑफ ऑपरेंडाई जो है क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं? तो जो मेनली है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, जो मिल्क के अंदर, हमने पीछे भी कल परसों ये भी बात करी थी मिल्क जब हम पढ़ रहे थे, कि बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे मिल्क के अंदर क्योंकि इसके अंदर उन्हें शुगर मिलेगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की जगह पर जो है उन्हें लैक्टोज मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें अमीनो एसिड्स, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए बैक्टीरिया को अमीनो एसिड्स के लिए वहां पर जो है मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है। तो सारी चीजें उनको मिल रही हैं तो बड़े ही आराम से उसके अंदर ग्रो कर जाएंगे। तो उसके अंदर कुछ ऐसे
नॉर्मली स्पॉइल करने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो लैक्टोज है ना, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो पहले क्या होता है कि अपने जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन के मोलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं। पर जैसे ही ये क्या होता है, अगर लैक्टोज लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये जो चार्ज पार्टिकल थे इनका चार्ज खत्म हो जाता है, और ये क्या करते हैं, क्लम्प कर जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जिसकी वजह से हमें जो है इसके अंदर मिल्क के अंदर जो है कोएगुलेशन देखने को मिलता है, या क्लम्पिंग जो है देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध का फट जाना या बैठ जाना। आपने देखा भी होगा, अगर कभी दूध दूध फटता है तो उसके अंदर जो है बिल्कुल करीब करीब जो है कुछ मतलब कोएगुलेट हुए हुए पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटीन होता है वो इनका। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इंक्लूड द टिपिकल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कुछ उसके एग्जांपल दिए गए हैं। और फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेशन आपको पता ही है कि जो है फर्मेंटेशन क्या होता है, पता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन बताओ बताओ। आप ही बता दो। फर्मेंटेशन का होता है कि एनाएरोबिक कंडीशन में, हवा के बिना, जो शुगर है उसको या तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें या एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, उस सब को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना होता है मोस्टली ये। तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इंक्लूड टिपिकल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑफ फर्मेंटेड मिल्क्स, चीज, बटर कल्चर्स। मोस्ट एग्जांपल कैसे क्या क्या होंगे, लैक्टोकोकस लैक्टिस, सब स्पीसीज की लैक्टिस। तो आपको एक तो लैक्टोबैसिलस याद रख लेना, इसके अलावा लैक्टोकोकस लैक्टिस ये याद रख लेना, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दोज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर कोजिंग रैपिड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये नॉर्मली हमें एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिल सकता है कि कोई पानी कई लंबे टाइम से रखा हुआ है, और उसके सरफेस पे हमें जो है ये देखने को मिल सकते हैं ये वाले बैक्टीरिया। तो अगर हम ऐसे ही कोई भी पानी, मतलब पुराना पानी रखा हुआ उसके अंदर डाल देंगे, तो उसके अंदर भी कुछ हद तक जो है ये बैक्टीरिया वगैरह जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो मिल्क के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दूध को बिगाड़ देंगे। उस इसके अलावा जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो दूध के अंदर गैस बना देते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, एरोबैक्टर एरोजिन्स, बैसिलस पोली पोलीमिक्सा, कोलोस्ट्रेडियम बुटाइरिकम, ये कुछ ऐसे हैं जो कि दूध के अंदर गैस फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब काफी हाई लेवल का एग्जाम कोई भी होता है, मेंस का या एग्जिट एग्जाम, तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि रोपी या स्लाइमी मिल्क, यानी कि दूध के अंदर क्या है, तार तार जैसा दूध, या स्लाइमी मतलब एक तरीके से काई होती है ना, जैसे अगर काई को अगर कभी छुआ होगा तो वो बिल्कुल चिकनी चिकनी लगती है, तो कुछ उस तरीके का स्लाइमी और रोपी मिल्क देखने को मिलता है। तो उस उसका कारण क्या हो सकता है, एल्कैली जीन्स विस्कस जो बैक्टीरिया है वो इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा स्वीट कर्डलिंग जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, बेसिलस सेरस बैक्टीरिया। ये इसमें से दो एग्जांपल तो इसके याद रख लेना है, एसिड फॉर्मिंग वाले का, गैस फॉर्मिंग का ये एक एक एग्जांपल इसका याद रख लेना, और रोपी वाले का एग्जांपल एक ही है, और स्वीट कर्डलिंग का एक ही है, तो ये याद रख लेना अगर हो पाए तो। इसके अलावा मिल्क ऑल्सो कंटेन ईस्ट। ईस्ट आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, जिसका हम अलग अलग जैसे अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप के ईस्ट होते हैं, और जिसे हिंदी में खमीर बोलते हैं। तो मिल्क के अंदर ईस्ट भी देखने को मिल सकता है। और मोल्ड्स यानी कि फंगस जिसे हम बोलते हैं, तो मोल्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे क्लेडोस्पोरियम पेनिसिलियम या राइजोपस, डेट कैन ब्रिंग अबाउट इट्स फर्मेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, जो कि क्या करवा सकते हैं, मिल्क के अंदर फर्मेंटेशन करवा देंगे और उसका जो है डिग्रेडेशन उसको खराब कर देंगे। In milk, the microorganisms that are principally involved in spoilage are साइक्रोट्रोफिक organisms। तो मोस्टली जो मिल्क को खराब करने में जिनकी भूमिका रहती है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साइकोट्रोफिक। साइकोट्रोफिक का मतलब क्या है, जो कि कोल्ड टेम्परेचर पर भी जो है अपने आप को मेंटेन करके रख लेते हैं, उसे बोलते हैं साइक्रोट्रोफिक। तो साइक्रोट्रोफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या होता है कि अगर मान लिया हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अगर हम दूध को फ्रीज के अंदर रख देंगे तो खराब नहीं होगा, या उसको ठंडा करके रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, अगर हम दूध को ठंडा भी रखते हैं तो भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूध को स्पॉइल कर सकते हैं। तो उसका पास्चुराइजेशन जो है वो करना जरूरी है। तो मोस्ट साइकोट्रोफ्स आर डिस्ट्रॉयड बाय पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आगे अलग से भी हम देखने को पड़ेंगे,
पढ़ेंगे। तो पास्चराइजेशन क्या होता है कि मिल्क को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब गर्म करना, उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो रेंज क्या होती है इसकी, अगर याद रखोगे तो एक होता है HTST, हाई टेम्परेचर, सेकंड, शॉर्ट टाइम। हाँ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और दूसरा होता है LT, LT, एसटी। LT, एलटी। LT। लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। हाँ तो बता सकते हो लॉन्ग कि, टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो HTST के अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं हम पास्चराइजेशन के लिए, याद है? इसमें 63 for 15 seconds शायद, आई थिंक। मिला दिए दोनों के, अच्छा। नवीन को याद हो? उसमें सर 63 सेकंड। 63 कितने सिक्सटी टाइम के थ्री लिए? डिग्री से 8 मिनट के लिए, ना ना ना, 30 सेकंड के लिए। और 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट है शायद लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए। 30 मिनट हाँ के लिए। 30 मिनट होगा, 30 सेकंड। 30 मिनट के लिए। हाँ और हाई हाँ वाला? 30 मिनट है। और उसका 121 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 72। और जो कॉमर्शियली जो है हम बड़े लेवल पर किसका यूज करते हैं, LT, ये LT क्यों, 15 मिनट HTST? बताया या सेकंड है? 30 मिनट, 15 सेकंड, और ऊपर। ओके, 15 सेकंड, ठीक है, ठीक 15 सेकंड और 30 मिनट। तो कॉमर्शियली अगर पूछा जाए कि कौन सा मेथड यूज होता है, तो वो होता है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जो है कॉमर्शियली हम यूज करते हैं। मतलब कि बड़े लेवल पर जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उसके अंदर कौन सा यूज होता है, HTST। इसके बाद आगे आते हैं, हाउएवर सम लाइक Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragile can produce proteolytic and lipolytic extracellular enzyme which are heat stable and capable of causing spoilage। इसके अलावा ये सब तो था, वो तो ठीक था कि जैसे साइक्रोट्रोफिक है तो उसको हम पास्चराइजेशन से जो है ठीक कर देंगे। मतलब कि पास्चराइजेशन अगर उसका करेंगे तो क्या होगा कि वो मर जाएंगे। पर ये सबसे जो है भयंकर वाली काम है, भयंकर जो है ये बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं कि ये जैसे ही ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद ये एंजाइम छोड़ देते हैं अपने अंदर से जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि अपनी सेल से जो है एंजाइम्स बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, जो कि लिपोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक होते हैं। लिपोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं बता सकते। लाइटिक वर्ड आया है लाइसिस से, लाइसिस का पता होगा या नहीं पता? नो। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, ओके। लाइसिस। तो ऐसे ही जैसे प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो तोड़ने वाले जो एंजाइम होंगे, और लिपोलाइटिक मतलब लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स। तो ये कुछ ऐसे स्यूडोमोनाज फ्लोरोसेंस और स्यूडोमोनाज फ्रेजाई जो है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं कि मतलब खुद के अंदर से ऐसे एंजाइम निकाल के छोड़ देंगे मिल्क के अंदर। और वो एंजाइम फिर पास्चुराइजेशन अगर हम करते हैं तो भी वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या करेंगे, पास्चुराइजेशन के बाद भी जो दूध है उसको खराब कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही होंगे हमारे लिए कि मतलब हाउ एवर सम लाइक Pseudomonas fluorescens and other can produce proteolytic and lipolytic extracellular enzymes which are heat stable and capable of causing spoilage। जो कि हीट स्टेबल हैं, तो पास्चुराइजेशन करेंगे तो भी ये खराब नहीं, मतलब इनके जो एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया तो मर जाएंगे पर जो उसके एंजाइम है वो उनको कुछ नहीं होगा। और एंजाइम्स को कुछ नहीं होगा तो पास्चुराइजेशन के बाद भी जो है दूध को के खराब होने के चांस होंगे, अगर ये वाले जो बैक्टीरिया उसके अंदर पहले पनपे होंगे तो। इसके अलावा है एम ल्यूटियस, एम वेरियंस, एम, ये कोई खास नहीं यार, समटाइम्स रेफर्ड एज मिल्क माइक्रोकोकाई एंड कैन रिजल्ट इन स्पॉइलेज, कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है कोलीफॉर्म्स। जैसे ई कोलाई था ना, तो वो क्या है, एक तरीके का कोलीफॉर्म है। तो मिल्क के अंदर जो है कोलीफॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कोली डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है इससे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोलीफॉर्म्स अगर मिल्क के अंदर है तो वो किस चीज को डिनोट करते हैं या किस चीज को दिखाते हैं? तो इसका सीधा जवाब यही होगा कि मिल्क के अंदर जो है फीकल मटेरियल का जो है कंटामिनेशन हो रखा है। यानी कि उसके अंदर या तो कोई गोबर का कण पड़ा हुआ है मिल्क के अंदर, उस वजह से आ गया,
या किसी और भी का मतलब गोबर की वजह से या मैन्योर की वजह से जो है उसका कंटामिनेशन मिल्क के अंदर हुआ है, और उस वजह से इसके अंदर जो है इकोलाई या कोलिफॉर्म्स जो है मिल्क के अंदर आए हैं। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाएगा कि मतलब क्या चीज दिखा रहा है, अगर मिल्क के अंदर कोलिफॉर्म्स है तो किस चीज क्या हो मतलब क्या हुआ है, तो उसका मतलब है उसके अंदर जो है फिकल, फिकल मतलब गोबर वगैरह, फिकल कंटामिनेशन हुआ है उसके अंदर। क्योंकि हमारी जो आंतें होती हैं उसके अंदर कोलिफॉर्म्स हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इससे कि कोलिफॉर्म्स अगर मिल्क के अंदर है तो उस वो क्या चीज डिनोट कर रहे हैं, क्या चीज दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर उस मिल्क के अंदर जो है फिकल मटेरियल या डंग वगैरह या मैन्योर का जो है कंटामिनेशन हुआ है। इसके बाद देखते हैं, तो कोलिफॉर्म क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन implicated in human illness resulting from consumption of contaminated milk and its products। तो जो ये बीमारी ह्यूमंस के अंदर जो है बीमारियां करवा सकता है ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब बताओ जल्दी से। अनिल, पैथोजेनिक क्या होता है? या नवीन? बैक्टीरिया होता है सर। क्या होता है? बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। पैथोजेनिक का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? ये ना अपना मेडिसिन के अंदर पहला ही जो चैप्टर है उसके अंदर टर्म्स वगैरह होंगे, या दूसरा चैप्टर जिसके अंदर टर्म्स होती हैं उसके अंदर भी मिलेगा आपको। पैथोजेनिक का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी करवा दे उसे बोलते हैं पैथोजेनिक। बैक्टीरिया वगैरह जो ये फंगस इनको ही तो नहीं कहते पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी करवा देते हैं उन्हें विच बोलेंगे कॉज पैथोजेनिक। डिजीज, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया ना। हाँ हाँ। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं कि जो बीमारियां नहीं करवाते तो उन्हें पैथोजेनिक नहीं बोलेंगे, पैथोजेनिक किन्हें बोलेंगे? जो बीमारियां करवाते हैं। तो ये कोलिफॉर्म्स क्या होते हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं। एक दिन हम हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी एक दिन हम कर लेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव या एसिड वाले जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं, टाइम लगेगा तब। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि ये है। इसके अलावा ये बीमारियां करवा देते हैं अगर इनसे कंटामिनेटेड अगर अगर हमने मिल्क कंज्यूम कर लिया या उसकी प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूम कर ली। कोलिफॉर्म्स क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं विद एन ऑप्टिमम ग्रोथ एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर जाएंगे, पर अगर उन्हें एनाएरोबिक कंडीशन मिलेंगी तो भी वो ग्रो कर लेंगे। तो ऐसे को बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो ये कोलिफॉर्म्स जो है फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं जिनकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है 37 डिग्री सेल्सियस पर। कोलिफॉर्म्स आर इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो वाला पोर्शन आ रहा है कि ये इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स हैं। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे कि हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर इंडिकेटर होता है, तो वो बता देता है कि बिजली आई है या नहीं, लाइट है या नहीं। तो ये भी कुछ ऐसे इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस बट नॉट नेसेसरीली पैथोजेनिक देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मिल्क के अंदर कोलिफॉर्म्स हैं तो उसका मतलब है कि इसके अंदर और पैथोजेंस भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये खुद ही पैथोजन हो, हालांकि ये भी पैथोजेनिक हो सकते हैं, इनकी भी कुछ स्पीसीज जो है पैथोजेनिक है। पर इसके अलावा इसके अगर ये हैं तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो बीमारी करवा सकते हैं। They also can cause rapid spoilage of milk because they are able to ferment lactose with production of acids and gas and are able to degrade milk protein। तो वही बात है कि ये मिल्क को खराब करवा सकते हैं या तो मिल्क प्रोटीन को डिग्रेड करके या फिर जो है एसिड बनवा के। दे आर किल्ड बाय हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट एंड देयरफॉर देयर प्रेजेंस आफ्टर ट्रीटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ कंटामिनेशन। ये पास्चुराइजेशन से जो है ये खत्म हो जाते हैं, पर इस उसके बाद अगर हमें ये देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो दूध है उसके अंदर पास्चुराइजेशन के बाद भी जो है कंटामिनेशन हुआ है। कोलिफॉर्म्स इकोलाई इज एन एग्जांपल बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। तो कोलिफॉर्म्स का एक एग्जांपल हो गया इकोलाई। द प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट्स कंटामिनेशन फ्रॉम फीकल मैटर और मेन्योर। तो वही बात है कि इसकी प्रेजेंस क्या दिखाती है, इंडिकेट करती है कि मिल्क के अंदर जो है फीकल मैटर या मेन्योर जो है उसका कंटामिनेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसका कोई कण गिरा हुआ है। Associated pathogenic organisms are diarrhea and dysentery causing bacteria belonging to genera Salmonella, Shigella। तो इसके अलावा इसके साथ जो हमें देखने को मिलते हैं जो बीमारी करवाने वाले होते हैं वो साल्मोनेला और शिगेला जो जीनस के जो है बैक्टीरिया होते हैं। इफ डिटेक्टेड इन पास्चराइज्ड मिल्क देयर प्रेजेंस इज एट्रिब्यूटेड टू पोस्ट पास्चराइजेशन कंटामिनेशन।
अगर पीछे भी देखा हमने कि अगर पास्चुराइजेशन के बाद हमें मिल्क के अंदर जो है ई कोलाई देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पास्चुराइजेशन के बाद इसके अंदर जो है कंटामिनेशन हुआ है मिल्क के अंदर, क्योंकि एस टी से ये जो है खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये वाले बैक्टीरिया। एक सेकेंड। तो यहाँ दिखा रखा है कि मिल्क बिंग ड्रोन फ्रॉम ए काउ सफरिंग फ्रॉम मेस्टाइटिस, तो मेस्टाइटिस से कोई सफर कर रही थी काउ, तो उससे मिल्क दिखा रहे हैं, और ये इसको मिल्क को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे आपको क्लोट्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। Sequential milk samples collected from 6 to 36 hours after E. coli infection in quarter of cow। तो क्वार्टर का मतलब क्या है? काउ, क्वार्टर ऑफ काउ यहाँ पर दिया दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बता सकते हो? अनिल। क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब होता है वैसे चौथा हिस्सा, तो जो ऑर्डर है उसके अंदर एक टीट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर किसी मिल्क के मतलब किसी एनिमल के किसी एक थन के अंदर, आवाज तो आ रही होगी ना? यस सर। ओके। तो किसी एनिमल के किसी एक थन के अंदर भी अगर इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर उसके मिल्क को हम कलेक्ट करके रख देंगे 6 से 36 घंटे, तो वो कुछ इस रंग का दिखेगा, ऐसे कलर का। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो कुछ मतलब ऐसा कलर उसके अंदर में जो है इकोलाई से इन्फेक्टेड क्वार्टर के से जो मिल्क हमने लिया है उसका कलर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अदर स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क, इसके अलावा और कुछ कौन से स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं मिल्क के अंदर? तो लैक्टोबैसिलस हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस हो सकते हैं, एसिनोबैक्टर, फ्लेवोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस याद रख लेना, और लैक्टोबैसिलस, स्टाफिलोकोकस, इसके अलावा कोई खास जरूरत नहीं है। देयर 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 ग्रोथ रिजल्ट इन डिटोरिएशन ऑफ फ्लेवर। डिटोरिएशन का मतलब है कि डिग्रेडेशन, एक तरीके से खत्म होना, कोई चीज खराब होना। तो अगर किसी भी मिल्क के अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसका जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाता है, उसका ऑर्डर है वो भी खराब हो जाता है, उससे जो गंध आती है, मतलब एक तो नॉर्मल मिल्क से जो गंध आती है वो अलग होती है। इसके अलावा अगर कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा, तो उसके अंदर फ्लेवर, ऑर्डर और उसका मिल्क का जो टेक्सचर है वो सब चीजें खराब हो जाएंगी। दे आर जनरली किल्ड बाय प्रॉपर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अगर हम उसका प्रॉपर पास्चराइजेशन कर देते हैं, तो ये नॉर्मली ये सारे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। स्पॉइलेज occurs when microorganisms degrade the carbohydrates, protein, fats of milk and produces noxious and end products। तो स्पॉइलेज कब होता है? या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स को खराब कर दें, मतलब तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें, उसको डिग्रेड कर दें, या प्रोटीन को कर दें। जैसे हमने प्रोटीन के लिए भी देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है उसके अंदर का मतलब मिल्क के अंदर का कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज को एसिड के अंदर कन्वर्ट करते कर देते हैं, लैक्टिक एसिड। या फैट को लिपोलाइटिक जो कुछ एंजाइम्स थे, हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो लिपोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर रहे थे। तो ये इन सब चीजों के अंदर अगर इनको डिग्रेड कर देते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल हो रहा है। और ये सब अगर डिग्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ नोक्शियस जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो निकल के आते हैं, मतलब कि खराब, या मतलब जो उसकी क्वालिटी को उसके अंदर खराब गंध ला देते हैं, या टेस्ट उसका जो है खराब कर देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स जो हैं इसके खराब करने के ऊपर, डिग्रेडेशन के बाद ऐसे एंड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट है। सोरिंग मतलब कि खट्टा कर देना दूध को। तो सोरिंग के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है सोरिंग करवा देते हैं। तो साइन क्या होगा कि मिल्क, दूध जो है खट्टा हो जाएगा, या उसके अंदर जो है दही बन जाएगी, कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटियोलाइसिस, लाइसिस का मतलब अभी मैंने बताया था, लाइसिस मतलब तोड़ देना, प्रोटियो मतलब प्रोटीन को तोड़ देना। तो प्रोटियोलाइसिस ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे? जैसे स्यूडोमोनाज हो गया, बैसिलस स्पीसीज हो गए, और बैसिलस सबटाइलिस हो गया, बैसिलस सीरस हो गया, स्यूडोमोनाज प्यूट्रे। ये देखो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्यूट्रेफेशियंस। तो प्यूट्रेफेक्शन होता है, उसका मतलब होता है कि कोई चीज सड़ा देना। प्यूट्रेफेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को सड़ा देना।
इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे स्यूडोमोनाज याद रख लेना, बेसिलस याद रख लेना, और ये वाला याद रख लेना। कोई खास जरूरत नहीं है बाकी। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस जब भी होता है तो मिल्क जो है कड़वा हो जाता है, बिटरनेस हमें जो है मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ स्वीट कर्डलिंग वाले भी जो है बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बेसिलस स्पीसीज हो गया, प्रोटियस या माइक्रोकोकस जो है, इनके अंदर जो है स्वीट कर्डलिंग हो जाएगी। एल्कलाइन जो है, इसका पीएच जो है उसके अंदर जो क्या होगा, पीएच गिरेगा नहीं, एसिड नहीं बनेगी, एल्कलाइन पीएच जो है इसका रहेगा, और कर्ड फॉर्मेशन जो है हो जाएगी। इसके अलावा रोपीनेस हमने पीछे देखा था, स्लाइमी और रोपी वाले थे। तो एल्कैली जीन्स और क्लेब्सिला और एंटेरोबैक्टर, तो ये वाला एग्जांपल याद रख लेना। अगर याद ज्यादा रहते हैं तो ये भी रख लेना। ये कुछ ऐसे हैं जो मिल्क के अंदर जो है स्लाइमी मिल्क बना देंगे, या मिल्क के अंदर जो है हमें रोपी अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगी। लिपोलाइसिस मतलब कि लिपिड्स को जो है डिग्रेड कर दें। तो लिपिड जब भी डिग्रेड होगा तो मतलब लिपिड जब भी डिग्रेड होता है तो उसके अंदर जो है रेंसिडेशन हो जाता है, रेंसिड जो है वो उड़ रहेगा। तो जैसे हमारे कुछ जिन भी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हमें फैट देखने को मिलता है, तो अगर उनके अंदर खराबी हो जाती है तो उसके अंदर जो है रेंसिडिटी हो जाती है। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, लिपिड्स के ऑक्सीडेशन को रेंसिडिटी बोलते हैं, तो वैसा रेंसिड ऑर्डर आएगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी कुछ इससे पूछा नहीं जाता है। फिर ऊपर बताया था ना वही थे इंपॉर्टेंट, उसमें जैसे हमने अंडरलाइन भी कर दिए थे। गैस प्रोडक्शन के लिए हैं, इसके अंदर क्या होगा, गैस बन जाएंगी मिल्क के अंदर, तो कोलोस्ट्रेडियम और कोलिफॉर्म, ये एग्जांपल याद रख लेना, ये दो एग्जांपल। ये मेंस में पूछा जा सकता है, बाकी मुश्किल है। रेड रोड, इसके अंदर क्या होता है कि उसका कलर रेड कर देते हैं, उसकी जो कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो इसका एग्जांपल है सेरेटिया मैरसिन, कुछ करके नाम है, देख लेना भाई। ग्रे रोट, इसके अंदर जो कलर मिल्क का जो है ग्रे कलर का हो जाएगा। क्लोट्रिडियम स्पीसीज, ग्रे कलर, फोल स्मेल आएगी, मतलब सड़ी हुई सी गंध आएगी उससे। डेयरी मोल्ड, एस्परगिलस से, पेनिसिलियम से, या जियोट्राइकम से जो है डेयरी मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है, फंगस ही होता है। तो मिल्क के अंदर स्पॉइलेज अगर फंगस से होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेयरी मोल्ड। तो इसके अंदर जो है मोल्डी अपीयरेंस मिल्क के अंदर हमें देखने को मिलेगी। कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो लेक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस बाइफिडस, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे बैक्टीरिया हैं जिनका हम यूज करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि दही वगैरह हो गया। जैसे कुछ ऐसे भी हैं, जैसे इकोलाई हो गया, स्टाफिलोकोकस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस हो गए। तो ये कुछ हैं जो कि मिल्क को है ना अनहेल्दी या अनफिट बना देते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। It should also be noted that molds, mainly of species Aspergillus, Fusarium, Penicillium, can grow in milk and dairy products. वही बात फिर से। Thus, it is not handled hygienically during production, processing, or distribution. Milk and milk products may become source of pathogens that may cause food poisoning. तो अगर ये कुछ जो मोल्ड्स हैं वो अगर ग्रो कर गई मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसकी हाइजीनिकली हमने जो है हैंडलिंग नहीं करी, तो उसके अंदर ये ग्रो कर जाएंगी, और वो ग्रो कर जाएंगी तो हमें जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसके अंदर फूड पॉइजनिंग जो है हमें देखने को मिलेगी। द फॉलोइंग बैक्टीरियल पैथोजेंस आर स्टिल ऑफ कंसर्न टुडे इन रा मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ मेन जो बैक्टीरिया हैं या पैथोजेंस हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस जो हैं आज के दिन जो है हमारे कंसर्न, मतलब इनसे ज्यादा मतलब बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा खराब होते हैं। तो बैसिलस सीरस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, जिससे बीमारी भी होती है, लिस्टीरियोसिस, साल्मोनेला, इकोलाई, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई, ये सब जो है अ, आज के दिन भी हमारी जो है कंसर्न का जो है, कंसर्न का मतलब तो समझते होगे ना कि चिंता का विषय है ये वाले बैक्टीरिया। Several enteropathic pathogenic serotypes of E. coli have been isolated from milk and milk products that are heat resistant and surviving pasteurization temperature। तो कुछ ऐसे एंटेरोपैथिक सीरोटाइप्स भी हैं ई कोलाई के। मतलब एंटेरो का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से कुछ ऐसे पैथोजेनिक
इकोलाइज भी हमें मिल्क के अंदर जो है देखने को मिले हैं, जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि जो पास्चुराइजेशन है उसके अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं उस टेम्परेचर पर भी। तो ये आज के दिन हमारे लिए कंसर्न का जो है विषय है, चिंता का विषय है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क। तो information on microbial content of milk can be used to judge if its sanitary quality and its condition of production। तो अगर हमारे पास उसके अंदर जो भी माइक्रोबियल कंटेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी साफ सफाई से उसका जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। इफ परमिटेड टू मल्टीप्लाई बैक्टीरिया इन मिल्क कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो हमने जल्दी से जल्दी उसका जो है पास्चुराइजेशन वगैरह नहीं हुआ करवाया, या फिर वो उसको लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ग्रो कर जाएगा। और ग्रो थोड़े बहुत अमाउंट में तो हमेशा मिलते ही मिलते हैं मिल्क के अंदर जो है बैक्टीरिया। ऊपर हमने देखा था 600 से 700 जो है स्ट्राइल मिल्क के अंदर भी जो है नॉर्मली बिल्कुल हाईली मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में भी निकालेंगे तो भी 600 से 700 पर एमएल जो है हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो पर अगर उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है मिल्क के प्रोडक्ट्स की जो है या मिल्क की जो है स्पॉइलेज कर देंगे। मिल्क इज पोटेंशियली susceptible to contamination with pathogenic microorganisms, precaution must be taken minimize the possible to disturb। तो हमें जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। Certain microorganisms produce chemical changes that are desirable in products of dairy products such as cheese and yogurt। Yogurt, yogurt क्या होता है, सुना हुआ है योगर्ट? तो कुछ ऐसे भी बेनिफिशियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें चीज और योगर्ट बनाने में भी मदद करते हैं। तो वैसे तो योगर्ट एक तरीके से दही जैसा ही प्रोडक्ट होता है, पर इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेसिफिक हम कुछ जो हमारे डिजायरेबल जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही डालते हैं, तो हमें पता होता है कि इसके अंदर ये डाल रहे हैं। योगर्ट में तो जैसे हमारा जो कर्ड होता है उसके अंदर तो सीधा जो भी दही है वो डाल देते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर या मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर वो अलग अलग जो है बैक्टीरिया वगैरह डालते हैं ताकि जो डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है वो बन पाए। तो आगे हम जब मिल्क प्रोडक्ट्स देखेंगे तो भी योगर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ऑफ मिल्क। तो मिल्क के अंदर अगर ये कितना हो गया, 2 लाख से कम है अगर पर एमएल के अंदर 2 लाख से अगर कम है बैक्टीरिया वगैरह, तो उसका मतलब क्या है कि वो मिल्क जो है बहुत अच्छा है, वेरी गुड उसको ग्रेड या क्वालिटी देंगे। मतलब 1 एमएल के अंदर 2 लाख से कम अगर बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं तो क्या है वेरी गुड क्वालिटी या ग्रेड उसको हम देंगे। इसके अलावा 2 लाख से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक अगर उसके अंदर अपना बैक्टीरियल काउंट है तो वो उसको हम देंगे ग्रेड गुड की। इसके बाद हम एक 10 लाख से 15 मतलब 10 लाख से 50 लाख के बीच में अगर देखने को मिलेगा, या 1 से 5 मिलियन उसके अंदर देखने को मिलते हैं पर एमएल, 1 एमएल के अंदर बैक्टीरिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेयर जो है इसकी क्वालिटी है। अगर 50 लाख से ज्यादा यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा देखने को मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पुअर है ये मिल्क, या इसकी क्वालिटी जो है पुअर है। तो ये याद रख सकते हो आप थोड़ा बहुत, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जैसे कि पास्चुराइजेशन करने के बाद स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के अंदर हमें पर एमएल कितना जो है कितने बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। तो पास्चुराइज्ड मिल्क के अंदर जो है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट अगर करते हैं तो 1 एमएल के अंदर 30,000 से ज्यादा जो है बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अगर कोलिफॉर्म की बात करें तो कोलिफॉर्म्स एब्सेंट होने चाहिए 0.01 एमएल के अंदर। और जो है अगर पास्चुराइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अगर पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसके अंदर अगर फोस्फेटेज है, ये जो एक एंजाइम होता है, अगर फोस्फेटेज है इसका मतलब क्या है कि वो मिल्क का पास्चराइजेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो जो फोस्फेटेज टेस्ट है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए ताकि हमें एफिशिएंसी का पता लग सके। तो पास्चराइजेशन मतलब कि पास्चर मतलब मिल्क की जो है पास्चराइजेशन एफिशिएंटली हो गई है या नहीं, वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं उसका पास्चराइजेशन, उसका जो है इंडिकेशन कौन देता है, फोस्फेटेज टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में या एग्जिट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट या
बताता है कि मिल्क का पास्चराइजेशन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। तो फोस्फेटेज टेस्ट अगर नेगेटिव है तो अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फोस्फेटेज जो है, टेस्ट अगर उसका पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि पास्चराइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया। इसके अलावा स्टेरलाइज्ड मिल्क होगा तो उसके अंदर हमें कोई भी जो है एसपीसी काउंट नहीं मिलेगा, और कोलिफॉर्म भी कोई देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्पोर्स होंगे तो 5 मैक्सिमम स्पोर 1 मिली ml के अंदर 5 स्पोर मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं कुछ, जिसके अंदर फ्लेवर डाल देते हैं, तो उस वो भी दो तरीके के होते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क के अंदर अगर फ्लेवर्ड मिल्क है तो वो उसके अंदर 50,000 से ज्यादा पर ml एसपीसी जो है नहीं होना चाहिए, और कोलिफॉर्म्स 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और फॉस्फेटेज टेस्ट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर स्टेरलाइज्ड है तो उसके अंदर भी सेम वही चीजें हैं, ना तो कोई एसपीसी काउंट होना चाहिए, ना कोलिफॉर्म उसके अंदर होना चाहिए, और ना ही स्पोर भी 5 से 1 ml के अंदर मैक्सिमम 5 ही स्पोर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही था कि पास्चराइजेशन का की एफिशिएंसी का किस टेस्ट से पता चलेगा, तो उस वो है फोस्फेटेज टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन अगली क्लास में अब हम करेंगे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, कि कैसे हम जो है दूध को बिल्कुल साफ साफ सुथरा जो है रखेंगे। कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो भाई। अनिल। नो सर। चलो तो मैं पूछता हूँ, आप नहीं पूछेंगे तो। रिकम्बाइंड जो मिल्क होता है उसके अंदर फैट परसेंटेज कितना होता है? रिकम्बाइंड। हम्म या डबल टोन्ड के अंदर बता दो, या टोन्ड मिल्क के अंदर बता दो। सबका ही पूछना है, जिसका याद आ रहा है वो बताते जाओ। मतलब स्टैंडर्ड फैट तो होनी चाहिए अपनी, कि मतलब 9% होनी चाहिए मतलब। फैट स्टैंडर्ड 9%, वो होता है 9% तो कुछ ना ज्यादा ना, ही होता है। ऐसा ना होता है वो तो ठीक है। हाँ हाँ। 5 से 6% होनी चाहिए अपनी। किसके अंदर? वेफेलो के या उसके कैटल के। काऊ का तो कम होता है यार, 3 होता है शायद, 3, हाँ 3 से 4% होता हाँ, और है। वेफेलो में होनी चाहिए 5 से 6। बफेलो के अंदर जो अपना FSAI जो होता ऐसे है, ना फिर। उसके अंदर मतलब ये एक अपना हेड होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसके हिसाब से बफेलो के अंदर कम से कम जो है 6% होना चाहिए मिल्क फैट। हालांकि इसमें शायद ओके। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि कुछ 5% होगा शायद, पर 6 से कम नहीं होना चाहिए बफेलो मिल्क के अंदर। ये रूल्स होते हैं कुछ वो। और कटल में 4 से ना। नहीं, मिनिमम कैटल के अंदर तो 3.5, 4, 3, 3.5 होगा। 3.5 से 4, 5 तक जितना भी जा सकता है ऊपर तो। ये बताओ अभी स्किम मिल्क के अंदर कितना फैट परसेंट होता है? उसमें तो कुछ भी नहीं होता सर जी। नोट मतलब 1% भी नहीं होता, 0.5% के तो। 0.5 ना के से बराबर नीचे, होता 0.5 से नीचे नीचे होगा। इसके बाद है अपना डबल ओके। टोन्ड, तो डबल टोन्ड के अंदर होता है 1.5, और टोन्ड के अंदर या ओके। रिकम्बाइंड के अंदर जो है वो होता है 3%। मिल्क फैट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड जो मिल्क होता है उसके अंदर होता है 4.5। और काऊ और इनका तो आपने बता ही दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ चीज बच रही है तो। ये रहा। तो इसमें ये थोड़ा सा डाउटफुल चीज है ये 5 वाली देना। बाकी ठीक है। SNF बफेलो मिल्क के अंदर 9% होगा। काउ मिल्क के अंदर 3.5 से 4 होगा। गोट मिल्क 3 से 3.5, या शिप मिल्क स्टैंडर्डाइज। ये जो चीजें है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभी क्लास कभी बंद हो जाएगी